नमस्ते दोस्तों, मैं साजन कुमार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। झारखंड टेट के सिलेबस आ जाने के बाद आज की जो हमारी क्लास है वह 60 अंक का एसएसटी में से हिस्ट्री मतलब इतिहास का एक रूपरेखा है। इस रूपरेखा को देखने के बाद आपके भीतर जितने भी काल का समस्या समयावधि है वो आपके भीतर रहेगी नहीं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। कृपया इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखें और जो आप लोगों के लिए उपयुक्त लगे आप उस चीज को अपने नोटबुक में नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा रूपरेखा है वह है इतिहास का रूपरेखा है। किसका है? इतिहास का। इतिहास कब हुआ, कैसे हुआ, उसका काल विभाजन कैसे हुआ, वो किस क्रम में है, इस व्यवस्था को, इस रूपरेखा को या इस भूमिका को हम देखेंगे। ठीक है। यहाँ पे परिचय, एक परिचय इतिहास। इसका इतिहास सर्वप्रथम हम इतिहास को 3 भागों में बांटेंगे। कौन कौन सा? पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, इसमें जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसका जो विभाजन हमने किया है उसको भी हमने 3 समयावधि के अंतर्गत रखा है। इसका जो पहला समयावधि है वो है पुरा पाषाण काल। कौन सा है पहला? पुरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो अवधि रखा है वो है अज्ञात काल से 900 ईसा पूर्व। जब से हमें जात नहीं था तब से लेकर 9000 ईसा पूर्व तक इस काल का अवधि समयावधि माना जाता है। दूसरा अवधि है मध्य पाषाण काल का। कब से कब तक है? इसका जो समयावधि है दोस्तों वह है 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। और जो तीसरा है नव पाषाण काल, उसका जो समयावधि है वो है 4000 से ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक इसका समयावधि है। ये क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये प्रश्न आपसे पेपर में पूछा भी जा सकता है। आपको 3 ऑप्शन दे देंगे, 4 ऑप्शन दे सकते हैं और आपसे पूछ लेंगे मध्य पाषाण काल का समयावधि कब से कब तक रहा है। आप लोग इस वीडियो को जो इंपॉर्टेंट नोट्स लगे उसे अपने कॉपी में लिखते चलिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को हम 2 भागों में विभक्त करते हैं, मतलब 2 प्रकार के भागों में इसको विभाजन करते हैं। इसका जो पहला विभाजन है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। कब से कब तक? वो है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। दूसरा जो हमारा सभ्यता है वो है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता कब से कब तक रही है? इसका जो समयावधि है वो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है। अब इसके अंतर्गत देखते हैं इसके अंतर्गत देखते हैं क्या है। इसके अंतर्गत वैदिक सभ्यता का भी विभाजन किया गया है। वैदिक सभ्यता का जो विभाजन है उसको भी 2 भागों में विभक्त किया है। कौन कौन सा? पहला जो है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक और उत्तर वैदिक काल का जो समयावधि है वो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है समयावधि। इसे अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं, किसी का काल विभाजन या काल समय क्या रहा, ये प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा है वो है ऐतिहासिक काल। कौन सा काल है? वो हमारा जो है वो ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को हमने 4 भागों में विभक्त किया है। पहला जो भाग है वो है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, तीसरा है आधुनिक भारत और चौथा है आधुनिक विश्व। ठीक है दोस्तों, इसका जो समयावधि है प्राचीन भारत का समयावधि 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक है और मध्यकालीन भारत का जो है 700 ईसा से लेकर 1700 ईस्वी तक है और आधुनिक भारत का जो है 717 ईस्वी से लेकर 1964 ईस्वी तक है। आधुनिक विश्व का जो है
14वीं शताब्दी से लेकर 1950 ईस्वी तक माना गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ईसा पूर्व है और 600 प्राचीन भारत में 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक है। ठीक है, मतलब कि ईसा के जन्म से 712 साल बाद तक के प्राचीन भारत में ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये समयावधि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है परीक्षा की दृष्टि से, अपने नोटबुक में नोट डाउन करते रहना। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको यह वीडियो यूजफुल लगे, ताकि उनकी परीक्षा में कोई कमी ना रह जाए। ठीक है, अब देखते हैं हम प्राचीन भारत को। इसको देखते हैं प्राचीन भारत को। प्राचीन भारत को हमने 6 भागों में विभक्त किया है। कितने भागों में विभक्त किया है? 6 भागों में। पहला जो भाग है हमारा महाजनपद काल, इसमें 16 महाजनपद ग्रहण किए जाते थे। दूसरा जो है वो है हमारा मगध साम्राज्य, जिसमें महाधनानंद पद्मानंद नाम के 2 बड़े राजा का शासन था। तीसरा जो हमारा है वो है मौर्य साम्राज्य, जिसका जो प्रथम राजा चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से यह साम्राज्य रखा गया। अब तीसरा जो है, चौथा जो है वो है मौर्योत्तर काल, मौर्य के बाद उनका काल क्या रहा, ये है। और जो पांचवा है वो है गुप्त साम्राज्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, ना कि प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम मौर्य शासन कहलाता है और चंद्रगुप्त द्वितीय उसका गुप्त साम्राज्य कहलाता है। हमारा जो आखिरी है छठा है वो है हर्षवर्धन काल। ठीक है दोस्तों, अब इनके समयावधि को देखते हैं, ये कब से कब तक कर रहे हैं। पहला जो है वो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। कब? याद रखना दोस्तों, ईसा पूर्व कह रहा है ये, ना कि ईसा के बाद। ईसा आने से पहले ही, ईसा मसीह के आने से पहले ही की बात कर रहे हैं, इसकी महाजनपद काल की। अगला जो है वो है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक की बातें कही गई है। ठीक है, फिर इसमें आ जाता है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक की बातें कही गई है। और मौर्योत्तर काल में इसका जो विभाजन है 184 ईस्वी से 313 ईस्वी तक किया गया। यहाँ पे ईस्वी आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ईस्वी का ग्रहण किया गया है मौर्योत्तर काल के, मतलब कि मौर्य के खत्म हो जाने के बाद। अगला जो है वो है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य में कब से कब तक? अगला जो है वो है गुप्त साम्राज्य, कब से कब तक? इसका जो है 319 से लेकर 550 ईस्वी तक ग्रहण किया गया है। ठीक है, और अगला जो है वो है हर्षवर्धन काल, कब से कब तक? 600 से 667 के ईस्वी तक की ये बातें करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा। जो आगे है वो मध्यकालीन भारत। क्या है वो? मध्यकालीन भारत। ठीक है, मध्यकालीन का समय कब से कब तक रहा है? वह है 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक ग्रहण किया गया है। अब इनको भी हम 2 भागों में विभक्त करते हैं। कौन कौन सा? पहला जो हमारा भाग है वो होने वाला है पूर्व मध्यकालीन। दूसरा जो होने वाला है वह है उत्तर मध्यकालीन। पूर्व मध्यकालीन में कब से कब तक और उत्तर मध्यकालीन में कब से कब तक ग्रहण किया गया है। जो पूर्व वाला जो है मध्यकालीन युग वो है 8वीं से कब? 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का काल ग्रहण किया गया है पूर्व मध्यकालीन में। ठीक है, और जो उत्तर मध्यकालीन है उसका जो ग्रहण किया गया है समयावधि वह है 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच का ग्रहण किया गया है। कब से कब तक? 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक की ग्रहण किया गया है। दोस्तों ये समयावधि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और परीक्षा की दृष्टि से 1-2 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभकारी व अत्यंत सहायता पूर्ण होगी। अब हम देखते हैं पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन के बीच में भारत के किस किस क्षेत्र में, उत्तर, दक्षिण और दक्षिण भारत में किस किस साम्राज्य या किस किस का शासन रहा। ठीक है, पहले देखते हैं पूर्व वाले की। कौन सा? देखते हैं पूर्व मध्यकालीन के। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं इसके बारे में। पूर्व मध्यकालीन का जो है वो है 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में। उत्तर भारत, दक्षिण और दक्षिण भारत में किस किस का शासन था देखते हैं। उत्तर भारत में सबसे था पहले राजपूत का, उसके बाद आए पाल, उसके बाद गुर्जर प्रतिहार आए। ठीक है, इनका एक क्रम है।
अब दोस्तों इनको याद रखना और कॉपी में नोट भी करते रहना अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो। ठीक है, दक्कन में किसका था? चालुक्य का, पल्लव का, राष्ट्रकूटों का। ठीक है, और दक्षिण में था जो चेर, पांड्य, चोल। चोल शाही बोल 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में ये रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है उत्तर मध्यकालीन में युग में। ठीक है दोस्तों, वो है कब से कब तक माना जाता है? वह 12वीं से 18वीं शताब्दी तक के बीच को माना जाता है। 12वीं से 18वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत, दक्षिण और दक्षिण में किस किस का शासन था, इसको क्रम से देखेंगे। उत्तर भारत में उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत, चौहान और मुगल का शाह। उसके बाद दक्षिण में विजयनगर, बहमनी थी। और दक्षिण भारत में चेर, देवगिरी के यादव, वारंगल के कार्तिकीय और द्वार समुद्र के होयसल नाम के राजा थे। चलिए इसके आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा। आगे जो हमारा है वो होने वाला है आधुनिक भारत। क्या होने वाला है? आधुनिक भारत कब से कब तक माना जाता है? जब से यूरोपीय कंपनी भारत में निवेश के लिए आए थे। चलिए देखते हैं इसको, इस पे एक नजर डालते हैं। इसका जो सबसे पहला है वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें लिखा है सर्वप्रथम पुर्तगाली। क्या लिखा है? पुर्तगाली। आपको पता होगा 1498 में सर्वप्रथम कालीकट में वास्को डी गामा पुर्तगाल से भारत आए थे भारत की खोज में। उसके बाद डच आए। डच कब आए? 1602 में आए। अंग्रेज कब आए? 1608 ईस्वी में आए। और फ्रेंच कब आए? वो आए 1664 में। उसके बाद जो मुगल साम्राज्य का विघटन एवं उत्तराधिकारी बंगाल में, अवध में, हैदराबाद में और कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में चलिए देखते हैं आगे क्या था। अंग्रेजों की भारत विजय। पहले कर्नाटक का युद्ध हुआ। कर्नाटक का युद्ध कब हुआ? 1744 से 1763 ईस्वी के बीच में हुई। दूसरा है बंगाल, प्लासी व बक्सर का युद्ध जो बहुत फेमस है। वह कब से कब के बीच में हुआ? वह हुआ 1757 से 1764 के बीच में हुई। फिर कब की? फिर मैसूर की युद्ध हुआ। किसके बीच? यहाँ के जो राजा थे टीपू सुल्तान के बीच 1799 ईस्वी में इनकी अंग्रेजों से युद्ध हुआ। उसके बाद मराठा संघ की समाप्ति कब से कब तक माना जाता है? 1817 से 1818 ईस्वी तक की मानी जाती है। उसके बाद पंजाब का अधिग्रहण किया गया मुक्ति संग्राम के लिए। कब से कब तक? 1849 ईस्वी में। ठीक है, आगे जो है वो है दास्ता का बंधन। किसका बंधन? दास्ता का बंधन। इसमें कहते हैं अंग्रेज द्वारा विभिन्न सामाजिक, आर्थिक व अंग्रेजी नीतियों द्वारा विभिन्न सामाजिक भारत का अंग्रेजी शोषण। किसका? अंग्रेजों का द्वारा भारत का सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से भारत पर शोषण किया। इसके बाद का प्रतिक्रिया 1857, जो भारतवासियों ने आंदोलन स्टार्ट हुए उसके बाद जो प्रतिक्रिया दी 1897 में, जैसे आपको पता होगा मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई इत्यादि ने इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रतिक्रिया छेड़ी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे जो हमारा है वह है राष्ट्रवादी जागरण। जो राष्ट्र में उनके राष्ट्र के प्रति लोगों में जागरूकता आने लगी। इसमें जो सर्वप्रथम पॉइंट है वो है सामाजिक धर्म सुधारक, जैसे राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद सरस्वती इत्यादि हुए। उसके बाद आते हैं राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना होने लगी कि राजनीतिक दल का। इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, ईस्वी में हुई। इसका जो उस टाइम के अध्यक्ष थे A.O. ह्यूमी जी को माना जाता है। उसके बाद कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता। जो हमारे देश के भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि थे, उनके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम की जो गतिशीलता प्राप्त हुई थी, उसमें जो पहले आता है वो है कांग्रेस नरम दल से गरम दल की और क्रांतिकारी आंदोलन हुए, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल इत्यादि प्रमुख थे। उसके बाद गांधी जी का आंदोलन हुआ। गांधी जी के द्वारा आंदोलन किया गया अंग्रेजों के विरुद्ध, वो स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो पॉइंट है वो है स्वातंत्रोत्तर भारत। स्वतंत्रता के बाद भारत क्या स्थिति रही? उसमें तात्कालिक समस्या के लड़ने का सामना करना पड़ा।
आर्थिक प्रगति की ओर के लिए और विदेश नीति गुट निरपेक्षता के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। चलिए आधुनिक विश्व की ओर चलते हैं। जो आधुनिक विश्व है उसको तीन भागों में विभक्त किया है। पहला जो है वो है 14वीं शताब्दी से 16वीं सदी के बीच में। दूसरा जो हमारा है वो है 1750 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच में। जो तीसरा है वो है 1900 ईस्वी से 1950 ईस्वी के बीच में। अब एक एक को देखते हैं कि 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में क्या क्या हुआ, 1750 ईस्वी और 1900 ईस्वी के बीच में क्या हुआ, और 1900 से 1950 ईस्वी में क्या क्या हुआ। ठीक है दोस्तों, विश्व के अंतर्गत सबसे पहले जो 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में हुआ वो हुआ पुनर्जागरण की स्थापना हुई। आधुनिक विश्व का इतिहास का प्रस्थान बिंदु इसको को माना जाता है कि आधुनिक विश्व का इतिहास यहीं से लिखा गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे जो है वो है धर्म सुधार आंदोलन किए गए। इसके क्या, ईसा धर्म के मध्यकालीन स्वरूप की समाप्ति होने लगी और उस टाइम जो है आगे जो क्रम में है वो है भौगोलिक खोज का अभियान चलाया गया नवीन देशों व राजमार्गों के तरीके से। साथियों, दूसरा जो हम देखते हैं 1750 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच में क्या क्या हुए। पहला है वो है औद्योगिकी क्रांति आई। औद्योगिकी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में इसकी क्रांति आई। सबसे पहले इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ ये और अन्य देशों में प्रसार होने लगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे जो हुआ वो हुआ अमेरिकी क्रांति स्टार्ट हुई। कब से कब तक, 1776 से 1783 के ईस्वी के बीच में हुई। विश्व के प्रथम आधुनिक गणतंत्र की स्थापना हुई। इसकी विश्व में सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्र राज्य कौन था, वो था अमेरिका, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद आया फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी से माना जाता है। इसमें जो सबसे किया गया, इसमें मानवाधिकारों की घोषणा की गई कि मानव के क्या क्या अधिकार होने चाहिए इत्यादि बातों पर चर्चा किया गया था। और इसका जो अंतिम है वो है राष्ट्रवाद का उभार। जो राष्ट्रवाद होता है उनका उभार किया गया था। इसमें जर्मनी व इटली का एकीकरण हुआ। कब हुआ, 1870 ईस्वी में हुआ। इसी क्रम में चलिए देखते हैं आगे क्या था। हमारा जो आखिरी है वो है प्रथम विश्व युद्ध। आखिरी जो है वो है 1900 से लेकर 1950 के बीच में। कब से कब तक, 1900 ईस्वी से 1950 तक के बीच में इसमें प्रथम विश्व युद्ध हुआ। कब, 1914 से 1918 के बीच में। इसमें पेरिस की संधियां हुई। ये कब हुई, 1919 में हुई। और राष्ट्र संघ की स्थापना हुई कब, 1920 में हुई। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समयावधि है, इसे नोट्स करते रहना। ठीक है, ये परीक्षा में यहाँ से एक दो प्रश्न तो आ ही सकते हैं। ठीक है, और प्रश्न गलत ना हो जाए इसीलिए आपको एक सटीक तरीके से इसे बताने की कोशिश की जा रही है। अगला जो है वो है रूसी क्रांति। रूस में क्रांति कब आई, 1917 ईस्वी में आई। विश्व में प्रथम साम्यवादी राज्य की स्थापना किसका, विश्व में कब, 1917 में साम्यवादी राज्य की स्थापना हुई। इसकी रूस क्रांति के दौरान। ठीक है, आगे जो है वो है विश्व युद्ध के मध्य यूरोप। विश्व जब युद्ध करा उसके मध्य में यूरोप क्या रहा, उसमें लिखा पहला है वाइमर गणतंत्र एवं नाजीवाद हुआ। नाजीवाद का उदय हुआ कहाँ, जर्मनी में हुआ। दूसरा है फांसीवाद, उसका कहाँ, इटलीवाद में हुआ। और स्पेन का गृह युद्ध छिड़ा। ठीक है दोस्तों, आगे जो है वो है द्वितीय विश्व युद्ध। क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक रहा। संपूर्ण युद्ध से माना जाता है इतिहास का सर्वाधिक भयावह युद्ध। शांति स्थापना का नवीन प्रयास यहाँ से किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपको कौन से टॉपिक पे से रिलेटेड वीडियो चाहिए। वो वीडियो हम आपको देने का ढूंढने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।